एक सिंपल टर्म्स में अगर बोला जाए, वन हु और विच ऑपरेट समथिंग और समवन, उसे ये ऑपरेटर बोलते हैं हम। क्लियर है डेफिनेशन? एक सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं कि ऑपरेटर्स, वन हु Yes, और sir. विच ऑपरेट समथिंग और समवन, है ना, एक जनरल टर्म पे, जैसे कि हम बोलते हैं टेलीफोन ऑपरेटर, क्या वो कोई सिंबल है क्या? इन टर्म्स ऑफ किसी भी, अगर आप सिर्फ ऑपरेटर्स को कंसीडर करते हैं तो वन हु और विच, अब यहाँ पे भाई क्योंकि अपन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं तो वहां पे नॉन लिविंग थिंग हो सकता है, तो वहां पे सिंबल आ सकता है। सो वन हु विच ऑपरेट ऑन समथिंग और समवन इज नोन एज ऑपरेटर। जस्ट फॉर एग्जांपल एक प्लस को लेते हैं, ठीक है, एडिशन, हम इसे जो इसका डेफिनेशन हम देते हैं ऐड, एडिशन, या इसे बोलते हैं TW2 वैल्यूज, ठीक है। जो प्लस को हम डिफाइन करते हैं, जो प्लस ऑपरेटर है उसे हम डिफाइन करते हैं कि ये जो प्लस का सिंबल है वो एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट करता है और परफॉर्म करता है एक टास्क जिसे हम एडिशन बोलते हैं। और कितनी वैल्यूज पे परफॉर्म करता है? 2 वैल्यूज पे। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ वैल्यूज और जिन चीजों पे वो ऑपरेट करते हैं उन्हें ऑपरांड बोला जाता है, या इसे हम हमारे प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज पे ऑपरेंड्स भी बोलते हैं और या फिर वेरिएबल्स भी बोलते हैं, जो वैल्यू स्टोर करते हैं या डायरेक्ट वैल्यूज पर भी ये ऑपरेट करते हैं। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं एक सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखता हूं 1 + 2, क्या होगा ये? वन प्लस टू क्या होगा? 3। ओके, यहाँ पे वो कितनी चीजों पे ऑपरेट कर रहा है? 1 और 2, 2 थिंग्स पे या 2 वैल्यूज पे ऑपरेट कर रहा है, 2 वैल्यूज को ऑपरेट कर रहा है और प्रोड्यूस कर रहा है एक आउटपुट 3, ठीक है। इसे अगर प्रोग्रामिंग के टर्म्स में देखें तो ये हो जाएगा सिंपल C = A + B। यहाँ पे मैंने A और B दो वेरिएबल्स ले लिए हैं और जो भी इस पर्टिकुलर ऑपरेशन का आउटपुट है उसे मैं असाइन कर रहा हूँ C को, यानी कि मैं C में स्टोर करा रहा हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है? एडिशन एक ऑपरेटर है और मेरा A और B एक ऑपरांड है, या इसे वेरिएबल बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरांड्स है वो वैल्यू को स्टोर करते हैं। तो इनडायरेक्टली सपोज अगर मैं एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, सपोज मैं A = 1 लेता हूँ एंड B = 2 लेता हूँ मैं 2। जब कंप्यूटर को ये दिया जाएगा तो ये एक्चुअल में कंप्यूटर के लिए वो तब भी वैसा ही रहेगा कि यहाँ पे आपको आंसर जनरेट करना है 3 = 1 + 2, ठीक है। ये हम ह्यूमंस के लिए है जिसे हम रीड कर सकते हैं, और ये मशीन का पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो उसे तब भी उसके इंटरनल वैल्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेगा। क्लियर है सभी को कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं? और डिफरेंट ऑपरेटर्स, ये मैथमेटिकल हो सकते हैं, जब हम कंप्यूटर के ऑपरेटर्स की बात कर सकते हैं तो कुछ मैथमेटिकल हो सकते हैं, कुछ नॉन मैथमेटिकल हो सकते हैं, जैसा मैथमेटिक्स में डिफाइंड है पर उन्हें वैसा रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। जैसे कि एक और मैं बोलता हूं ग्रेटर देन इक्वल टू, ओके, इट्स ऑपरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जज करता है कि आपका लेफ्ट की वैल्यू, सपोज मुझे जज करना है 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्या रिटर्न करेगा ये? सॉरी, क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। ट्रू। ट्रू सर, हाँ ट्रू। और अगर इसी को ही मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, अगर मैं चेक करता हूं 5 इज ग्रेटर देन 5, क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। फॉल्स। गुड, ठीक है। तो आप लोग अब डिफरेंस समझ रहे हैं, और ये जो ग्रेटर देन इक्वल टू है वो ऐसा मैथमेटिक्स में अवेलेबल है पर ऐसा वो सिंबल नहीं दिखता, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस दिखता है, पर हाँ ये चीजें अवेलेबल हैं। तो ऐसे ही ऑपरेटर्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ओके, ऑपरेटर्स इन सी। Operators are symbol with a special function or definition or task. They act, operate on 1 or 2 variable, ठीक है, 1 और 2 वेरिएबल पे वो ऑपरेट कर सकते हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स और वैल्यूज दे ऑपरेट, ऑपरेटर्स को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला होता है ये यूनरी ऑपरेटर एंड द सेकेंड वन इज बाइनरी। यूनरी ऑपरेटर को यूज किया है आप लोगों ने? यस सर। कौन सा सर? वो साइन जो बताते हैं, जैसे किसी नंबर का नेगेटिव नंबर है तो -2 ऐसे। गुड। सपोज मैंने एक वैल्यू लिया है, मैंने a इक्वल्स टू 5 या 6, चलो 6 मैंने लिया है। अब मुझे इसे निगेट करना है कि सपोज मुझे निगेटिव नंबर से कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, a इक्वल्स टू, या मुझे अगर किसी दूसरे नंबर वैल्यू पे स्टोर करना, दूसरे वेरिएबल पे स्टोर करना है, b इक्वल्स टू माइनस ऑफ a। दैट मीन्स यहाँ पे जो एक निगेटिव साइन है वो एक यूनरी ऑपरेटर है, ठीक है। ये एक सिंगल वेरिएबल पे ऑपरेट करने वाला ऑपरेटर है कि हाँ, उसने उस पर्टिकुलर -a के साइन को उसने जो भी वैल्यू a पे है उसे उसने निगेट करके b पे स्टोर कर दिया। बाइनरी ऑपरेटर्स बहुत सारे आप लोग जानते हैं, जितने भी अरिथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सभी बाइनरी के कैटेगरी में आते हैं। यूनरी को और भी देखेंगे हम कि यूनरी पे कौन कौन से और आते हैं। ओके, गुड। Mostly they are similar as operators in mathematics. Most of them आपको similar लगेंगे जैसा आपने मैथमेटिक्स पे यूज किया, पर कुछ थोड़े डिफरेंट लगेंगे और कुछ उसके सब्स्टिट्यूट लगेंगे। ओके, जो बेसिक ऑपरेटर्स हैं ये एक्चुअली में C और C++ में लगभग सेम है। आप जस्ट इसे अभी फिलहाल प्लस को इग्नोर करेंगे, पर दोनों में सेम है लगभग। अरिथमेटिकल ऑपरेटर पढ़ेंगे हम सबसे पहले, देन इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स, देन रिलेशनल ऑपरेटर्स। ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर है वो नॉर्मल मैथमेटिक्स में आप यूज नहीं करते, पर हाँ एज अ प्रोग्रामिंग पे यहाँ पे वो एज अ ऑपरेटर अवेलेबल है। रिलेशनल ऑपरेटर जो आपके कुछ रिलेशंस को दिखाते हैं वो ऑपरेटर्स हैं। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स जो कुछ लॉजिकल एंड और उन सभी चीजों के लिए है। बिट वाइज ऑपरेटर जो बिट लेवल ऑपरेशंस, आपको अगर कोई चीज परफॉर्म करनी है तो उसके लिए बिट वाइज ऑपरेटर्स अवेलेबल है। देन असाइनमेंट ऑपरेटर वैल्यूज को असाइन करने के लिए है, हम देखेंगे इन डेप्थ में, जस्ट मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूं। देन मिसलेनियस ऑपरेटर्स। ओके, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अरिथमेटिकल ऑपरेटर से। अरिथमेटिक ऑपरेटर में सब्ट्रैक्ट, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड मॉड्यूलस। ओके, आई थिंक ये सभी टॉपिक्स आपको क्लियर हैं? यस सर। यस सर। किसी को डाउट सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या मॉड्यूलस पे? मॉड्यूलस ऑपरेटर का एक सबसे इंपॉर्टेंट और जो की पॉइंट है वो हमेशा याद रखेंगे, इट रिटर्न्स द रिमाइंडर ऑफ इंटीजर डिवीजन। ओके, ये रिमाइंडर को रिटर्न करता है एंड कैन ओनली ऑपरेट विथ इंटीजर। ये सिर्फ इंटीजर के साथ ही यूज हो सकता है, आप मॉड्यूलस ऑपरेटर को फ्लोट वैल्यू के साथ यूज नहीं कर सकते, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को? ओके, जो सेकंड नंबर का आपका आता है वो इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आता है। ये सबसे ज्यादा आप थोड़ा सा ध्यान से इसे देखेंगे, क्योंकि जितने भी ये कोर कॉन्सेप्ट है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर आपके लूप का, जो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसा कोर जो कॉन्सेप्ट है आपके लूप का, कि अगर आपको इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट समझ आता है तो आप बहुत अच्छी तरीके से अपने लूप को हैंडल कर सकते हैं। और कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट या बहुत बड़ा इन डेप्थ इसका कॉन्सेप्ट नहीं है, बेहद सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम इंक्रीमेंट को लेते हैं। इंक्रीमेंट या दोनों इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट के दो वेरिएंट होते हैं, दो टाइप्स में डिवाइड होते हैं, या दो तरीके से इन्हें यूज किया जाता है। सबसे पहले इंक्रीमेंट की बात करते हैं, तो इसे प्री इंक्रीमेंट बोला जाता है एंड देन पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री से क्या समझते हैं आप लोग? बिफोर। बिफोर, गुड। एंड पोस्ट? आफ्टर। आफ्टर। आफ्टर, गुड। यहाँ पे साइन आपको दिख रहा होगा, प्लस प्लस का साइन यहाँ पे प्री मतलब बिफोर ए है। ओके, प्लस प्लस यहाँ पे बिफोर है एंड देन ए के आफ्टर है। ओके, जब आपको प्लस प्लस का साइन बिफोर मिलता है उसे आप प्री इंक्रीमेंट के नाम से जानते हैं। ओके, इट्स अ प्री इंक्रीमेंट।
और जब भी आपको साइन प्लस प्लस आफ्टर वेरिएबल मिलता है, यहाँ पे मेरा a जो है एक वेरिएबल है और उसे मैं प्लस प्लस a कर रहा हूँ एंड यहाँ पे मैं a प्लस प्लस कर रहा हूँ। ओके, जब आपको प्री मिलता है तब आपको क्या करना है, वो इसका एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है। इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ वेरिएबल बाय 1 फर्स्ट, देन यूज द न्यू अपडेटेड वैल्यू। अगर आपको पहले प्लस प्लस मिलता है तो आपको जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट करनी है, उसके बाद जो नई वैल्यू बनेगी उसे यूज करना है। ओके, और जब पोस्ट में मिलता है तो आपको क्या करना है, यूज वेरिएबल्स एक्चुअल वैल्यू। आपको उसकी एक्चुअल वैल्यू को पहले यूज करना है, देन इंक्रीमेंट टू 1। उसके बाद आपको उसकी वैल्यू पे, उसकी उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे एक वैल्यू को ऐड करना है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। सर ये सब बाइनरी ऑपरेटर है ना? हाँ, ना ना ना, जो ये है इंक्रीमेंट है, ऑपरेटर है, Sir, वो आपका सिंगल voice वेरिएबल पे clear है। एक्ट करता है। Yes, sir, your voice is lagging too much. यस सर। Yes, sir. इंटरनेट इशू। ओके, clear now? यस सर, वॉइस Yes, क्लियर है sir. आप। Now, Okay. yes. सर वो आप बता रहे थे सर, बाइनरी ऑपरेटर है कि नहीं है? हाँ, ये यूनरी ऑपरेटर है। ओके, इंक्रीमेंट एक जो ऑपरेटर है वो यूनरी ऑपरेटर है। ओके, ये 2 वेज पे यूज होता है। फर्स्ट वर्जन है इसका प्री, जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ओके जस्ट अ मिनट, ओके, प्लस प्लस ए से, ए या कोई भी वेरिएबल, जो भी आपका वेरिएबल है उससे प्लस प्लस। सपोज मेरा वेरिएबल का नाम काउंट है और मुझे 1 से, हमेशा याद रखेंगे जो इंक्रीमेंट या प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट है वो बस ऐड करता है 1 को, या एक तरह एक प्लस प्लस का मतलब Sir, again the same सर problem. वॉइस बहुत लैग कर रहा है सर। सर कुछ समझ Yes, नहीं sir. आ रहा ज्यादा। Yes, sir. ओके, आगे रहेंगे इसके रिकॉर्डिंग आप क्लास, ओके। सर कुछ समझ नहीं आपने अभी क्या बोला। आपको दिखता है जितना नहीं सुनाई दिया। समझ रहा बिल्कुल है। नहीं सुनाई दिया। सर आप चैट कर दीजिए। ओके, जस्ट अ मिनट। ओके, अब आया? हेलो। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Little bit. एक्चुअली यहाँ पे इंटरनेट यस सर। का कुछ ज्यादा ही इशू आ रहा है आज, तो उस वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। ठीक है, कोई इशू नहीं है। आज अगर आप लोग पूरा नहीं समझ पाते तो नेक्स्ट क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, पर हाँ जितना आपको मिल पा रहा है, जितना आप समझ पा रहे हैं उसे कंटिन्यू रखेंगे। ओके, मैं यहाँ था कि प्लस प्लस ए का एक्चुअल मीनिंग होता है, जो ये हम लिखते हैं जो इंक्रीमेंट ऑपरेटर है उसका एक्चुअल जो कंप्लीट वर्जन है वो है a इक्वल्स टू a प्लस 1। ओके, ये हर बार उस a की वैल्यू पे प्लस 1 करता है। जब भी आप प्री इंक्रीमेंट परफॉर्म करते हैं वो प्लस 1 परफॉर्म करता है। ओके, और जो पोस्ट इंक्रीमेंट है वो भी सेम काम करता है जब आप a प्लस प्लस करते हैं। बस इनका जो किस टाइम पे ये परफॉर्म करते हैं वो बस थोड़ा सा डिफरेंस है, और वही चीज आप लोग को इसे एक कंफ्यूजिंग टॉपिक बनाती है।
ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लिखता हूँ, इंट मेन। जिन्हें अभी भी थोड़ा सा प्रोग्राम लिखने में प्रॉब्लम आती है वो ध्यान से देखेंगे कि मैं कैसे लिखता हूँ, और उसके बाद उसी को ही आप रेप्लिकेट करने की कोशिश करेंगे। मैं फिर से एक बार लिखता हूँ उसे। मैं सबसे पहले मैंने डॉक्यूमेंटेशन देता हूँ, मैं सबसे पहले जो भी प्रोग्राम मैं लिखता हूँ उसका, देन आफ्टर दैट मैं हेडर फाइल्स को इंक्लूड करता हूँ, इंक्लूड, और ओके, और उसके बाद मैं स्पेस नहीं देता, याद रखेंगे मैं इंक्लूड के बाद स्पेस नहीं देता, मैं उसी के साथ एंगुलर ब्रैकेट से स्टार्ट करता हूँ, एंड आफ्टर दैट मैं stdio.h लिखता हूँ और विथआउट स्पेस मैं वहां पे उसे क्लोज करता हूँ। ओके, उसके बाद मैं न्यू लाइन में दे देता हूँ। मुझे चीजों को क्लियर रखना पसंद है मेरा कोड, इसलिए मैं वहां पे एक स्पेस एक्स्ट्रा देता हूँ ताकि वो चीज मेरे लिए क्लियर रहे। देन मैं इंट लिखता हूँ और उसके बाद स्पेस देता हूँ मैं। इंट मेरा एक रिटर्न टाइप है या डाटा टाइप है, इंटीजर टाइप का, और उसके बाद मेरा मेन फंक्शन स्टार्ट होता है, क्योंकि मेन एक फंक्शन है, हम लोगों ने फंक्शन के बारे में पढ़ा है, और ये इंटीजर टाइप उसका रिटर्न टाइप है फंक्शन का, और क्योंकि वो इंटीजर टाइप का है इसलिए उसे कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करनी पड़ती है, और इसलिए उसके बॉडी के अंदर मैं लिखता हूँ रिटर्न ओके, और रिटर्न लिखने के बाद मैं स्पेस देता हूं, याद रखेंगे मैं रिटर्न के बाद स्पेस देता हूं, उसके बाद 0 लिखता हूं और उसके बाद मैं सेमीकोलन मार्क करता हूं। ओके, और याद रखेंगे मैं इंट मेन के बाद मैं कोई सेमीकोलन नहीं दिया है मैंने, और उसके बाद मैंने उसकी बॉडी स्टार्ट की है और बॉडी क्लोज किया है, क्लोज के बाद भी मैंने कोई भी सेमीकोलन नहीं दिया है। इस पूरे छोटे से प्रोग्राम पे सिर्फ एक जगह पे सेमीकोलन यूज हुआ है, वो है रिटर्न के बाद। क्लियर है सभी को? यस सर। गुड, यस सर। गुड। अब इसके बाद क्योंकि ये मेरा एक बेसिक स्केलेटन है जो हर एक प्रोग्राम यूज करता ही है, आप कोई भी सी का प्रोग्राम लिख लीजिए, आपके उसी के प्रोग्राम पे इतना स्ट्रक्चर तो आएगा ही। ठीक है, इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि अब मैं एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे आता हूं। अगर मुझे प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट को चेक करना है तो मेरे पास होना चाहिए क्या, एक वेरिएबल होना चाहिए। फर्स्ट टास्क है मेरा क्रिएट अ वेरिएबल। ओके, मैं एक वेरिएबल को क्रिएट करता हूं, क्योंकि मैं इंटीजर टाइप की वैल्यू से के साथ डील करना चाहता हूं, तो मैंने इंट ए एक वेरिएबल को क्रिएट किया और उसके बाद मैं फुल स्टॉप लगा रहा, जो मेरा टर्मिनेशन ऑपरेटर है वो मैंने यूज किया है, इंट देन स्पेस देन मेरा एक वेरिएबल का नेम ए, एंड देन मैंने टर्मिनेशन ऑपरेटर मैंने लगाया सेमीकोलन। आप कोई भी वेरिएबल का नाम ले सकते हैं, आप चाहे तो AMT ले सकते हैं, पर ट्राई करें कुछ रिलेवेंट और सिंपल वैल्यूज लें। ओके, जो आपके वेरिएबल नेम है वो सिंपल रखें, क्योंकि मुझे एक सिंपल एग्जांपल देना है, तो मैं जस्ट एक ए वेरिएबल का नाम रखा है मैंने, एंड आफ्टर दैट मैं ए को एक वैल्यू से असाइन करता हूं। ओके, अब इसे बोला जाता है आपका डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल। जब भी आप उस वेरिएबल को क्रिएट करते हैं उसे उसका डिक्लेरेशन बोला जाता है। जैसे हम फंक्शन को क्रिएट करते हैं तो फंक्शन का एक प्रोटोटाइप देते हैं, याद है सभी को? यस सर। गुड। तो वैसा ही जब आप एक वेरिएबल को क्रिएट करते हैं तो आप एक वेरिएबल का डिक्लेरेशन देते हैं, एंड आफ्टर दैट आप उस वेरिएबल को अगर आप वैल्यू असाइन करते हैं, सपोज मैं यहाँ पे इसे 1 से असाइन कर रहा हूँ, 1 असाइन कर रहा हूँ मैं इसे को, इस पर्टिकुलर लाइन को हम इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ओके, जैसा कि हम वहां पे फंक्शन के टर्म्स में क्या होता था, इसे फंक्शन का डेफिनेशन बोला जाता था। बोलते थे जब हम फंक्शन को एक डिस्क्राइब करते थे उसे, या उसे एक उसका डेफिनेशन हम देते थे तो उसे हम फंक्शन डेफिनेशन बोलते थे। इन दोनों लाइन को आप एक सिंगल लाइन पे भी कंबाइन कर सकते हैं, जैसे आप फंक्शन का डिक्लेरेशन और उसका डेफिनेशन एक साथ कंबाइन कर सकते हैं, इन दोनों लाइन को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। एक मैं नया वेरिएबल के साथ इसे बता रहा हूं, जैसे मैंने एक वेरिएबल लिया फ्लोट, और b है सपोज मेरा, और b को मैं असाइन कर रहा हूं 5 से। ओके, यहाँ पे देख रहे हैं कि मैंने जो दो लाइन का जो मेरा कोड था, लाइन ऑफ कोड, वो मैं एक लाइन पर भी मैं कंप्लीट कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरा डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन दोनों सेम है।
क्लियर है सभी को? सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. गुड, यस सर। ओके। Yes, sir. उसके बाद अब मैं अप्लाई करता हूं जो मेरा इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर है। मैं यहाँ पे एक सिंपल प्रिंट एफ मैं लिखता हूं और प्रिंट एफ के बाद मैं स्लैश एन वैल्यू ऑफ ए, जो मेरा ए की वैल्यू है मैं सबसे पहले वो प्रिंट कराता हूं। और इसके लिए मुझे कौन सा फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करना पड़ेगा ए के लिए? Because A is an integer type. परसेंटेज डी सर। Percentage D. गुड, मुझे परसेंटेज डी यूज करना पड़ेगा क्योंकि ए मेरा एक इंटीजर है। मैंने परसेंटेज डी यूज किया। और हाँ, याद रखेंगे जिस प्लेस पे आपको वो वैल्यू प्रिंट करानी है उसी प्लेस पे आप परसेंटेज डी को यूज करेंगे। इस एक तरह से ये प्लेस होल्डर है जहां पे कंपाइलर उस वैल्यू को रिप्लेस करता है। ओके, अगर आपको यहाँ पे प्रिंट कराना है उस वैल्यू को तो आप यहाँ पे परसेंटेज डी लिखेंगे। यहाँ पे प्रिंट कराना है तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि मुझे a इक्वल्स टू के बाद प्रिंट कराना है इसलिए मैंने वहां लिखा है। एंड आफ्टर दैट मैं जिस वेरिएबल की वैल्यू को मुझे प्रिंट करानी है वो वेरिएबल लिखूंगा और उसके बाद मैंने इसे टर्मिनेट किया है। ओके, मैंने एक सेमीकोलन से यहाँ पे इसे क्लोज किया है। ठीक है, और क्योंकि प्रिंटफ एक फंक्शन है और ये एक फंक्शन कॉल है, मैं कॉल कर रहा हूँ प्रिंटफ फंक्शन को। और क्योंकि प्रिंटफ डिफाइंड है stdio पे, जो प्रिंटफ का डेफिनेशन है वो stdio.h हेडर फाइल पे डिफाइंड है, इसलिए मैंने stdio.h यूज किया है। ओके, इसके बाद मैं एक छोटा परफॉर्म करता हूँ ऑपरेशन। अब मैं सबसे पहले मैं प्री इंक्रीमेंट को परफॉर्म करता हूँ। ओके, मैंने प्लस प्लस ए उस पे मेंशन कर दिया। क्लियर यहां तक सभी को? सर हाँ, वो स्लैश एन को आखिरी में भी लगा सकते हैं ना? देखो स्लैश एन को अगर तुम आखिरी में लगाते हो तो तुम्हारा न्यू लाइन लास्ट होगा। तुम चाहो, देखो इससे बेनिफिट क्या मिलता है कि जो भी चीजें मेरी पहले प्रिंट हो रही है उसके बाद मुझे एक नया लाइन मिल जाता है और ये जो चीज ये प्रिंट स्टार्ट होगी वो नए फ्रेश लाइन से स्टार्ट होगी। ठीक है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है? क्योंकि मुझे हर बार एक फ्रेश लाइन से स्टार्ट करना है उसे प्रिंट करना है, इसलिए मैं उसे न्यू लाइन पहले दे देता हूं। अगर आप, हाँ, ये आप यहाँ लास्ट में भी कर सकते हैं ताकि आपका जो इस लाइन के बाद जो चीजें आएंगी वो आपकी नए लाइन से प्रिंट होगी। ठीक है, मतलब वही पड़ जाता है। देखो मैंने यहाँ पे इसके लिए नया न्यू लाइन क्रिएट किया, उसके बाद मैं नेक्स्ट वाले के लिए न्यू लाइन क्रिएट कर रहा हूँ, तो एक तरह से समझो तो मीनिंग वही निकलता है कि आप अगर लास्ट पे यूज करते हो तो लास्ट पे क्रिएट करता है, अगर फर्स्ट पे यूज करते हो तो फर्स्ट पे, उससे पहले क्रिएट करता है। ठीक है, अगर आप चाहें तो इन बिटवीन भी क्रिएट कर सकते हैं, ऐसा कुछ ये नहीं है कि आप सिर्फ स्टार्ट पे ही क्रिएट करेंगे या इन पर करेंगे। ये जस्ट एक फॉर्मेट है ताकि मुझे जो आउटपुट मुझे मिले वो एक फॉर्मेट वे पे मिले। एंड मेरा टर्मिनल, ओके, इसे कंपाइल करते हैं g+inc2.c। हमेशा याद रखेंगे कि आपको टर्मिनल पे आप g++ के साथ इसे कंपाइल कर सकते हैं। g++ दैन स्पेस, मैंने स्पेस दिया है और उसके बाद मैंने फाइल नेम लिखा है .c के साथ। ओके, आप लोग ये और दूसरा वर्जन भी ट्राई कर सकते हैं gcc। ठीक है, दोनों वर्जन वैलिड है, आप g++ भी यूज कर सकते हैं, gcc भी यूज कर सकते हैं। एंड अब स्टेप है कंपाइलेशन का, वो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में, पर जो सेकंड वो थोड़ा सा डिफर करता है क्योंकि इसके बाद वो उसका एग्जीक्यूट, अगर आप विंडोज पे हैं तो इस स्टेप के बाद वो एग्जीक्यूटेबल बना चुका होता है, तो आपको सिर्फ a.exe ये करना होता है, a.exe, और उसके बाद आप जैसे ही प्रेस करते हैं वो आपके फाइल को रन कर देगा। पर क्योंकि मैं अभी उबंटू पे हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट होता है, a.out, और इसके बाद उसने उसकी वैल्यू को प्रिंट कर दिया। ओके, यहाँ देख सकते हैं जो मेरा इनिशियल वैल्यू है a का वो मेरा 1 है। मैं इसे अभी जस्ट, ओके, इनिशियल वैल्यू है वो मेरा 1 है एंड आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 2। ओके, और
ये प्लस प्लस के बाद वैल्यू को प्रिंट कर रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि फर्स्ट यू हैव टू इंक्रीमेंट द वैल्यू ऑफ ए देन यूज इट। ओके, इसका एक और एग्जांपल मैं देता हूं। ध्यान से देखेंगे, जहां भी आप लोगों को कोई डाउट रहेगा आप बताएंगे। सर हाँ, सर ये 2 कैसे आ गया यहाँ पे? इसकी वैल्यू प्रिंट 2 कैसे हो गई? प्लस प्लस से? हाँ, प्लस प्लस की वजह से। सर कैसे? उसमें तो कोई नंबर है नहीं उसके साथ जिसको ऐड करे। ओके, मैं एक बार फिर से बताता हूँ। देखो, मैंने उसे कहा कि जो तुम्हारा प्लस प्लस है, प्लस प्लस ए है, वो एक्चुअली में एक शॉर्ट फॉर्म है a इक्वल्स टू a प्लस 1 का। ओके, वो एक शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन है जिससे वो ऑटोमेटिकली उसके पास एक प्री डिफाइंड है, क्योंकि वो एक ऑपरेटर है। उसका डेफिनेशन आपके कंपाइलर के पास पहले ही अवेलेबल है कि अगर आप कोई किसी भी वेरिएबल का प्लस प्लस देखेंगे उससे पहले, तो आपको उसमें 1 ऐड करना है। एक तरह से ऑटो इंक्रीमेंट के लिए यूज होता है कि जब भी आप इस पर्टिकुलर कोड को एग्जीक्यूट करेंगे वो उस पर्टिकुलर वैल्यू को वन स्टेप अपग्रेड कर देगा। अगर उस पर 3 वैल्यू है तो उसे नेक्स्ट टाइम पे वो 4 कर देगा। ओके, उसमें जस्ट 1 ऐड करने के लिए है ये। क्लियर यस है? सर, थैंक यू। हाँ सर, तो हम बजाय इसके एडिशन क्यों नहीं यूज करते हो एज अ ऑपरेटर? देखो, ये इसका लेंथ देखो और इसका लेंथ देखो कि अगर मुझे टाइप भी करना है तो प्लस प्लस ए लिखना और उसके बाद टर्मिनेट करना है, ज्यादा हैंडी लगता है एज कम्पेयर टू मैं ये पूरा लिखूं। Yes, sir. So, but why have we written that float b is equals to 5? मैंने सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखाया बेटा कि यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इस कॉन्सेप्ट को दिखाया कि आप डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल और इनिशियलाइजेशन ऑफ वेरिएबल, ये दोनों चीजों को आप एक ही लाइन पे मर्ज कर सकते हैं। ओके, Yes, sir. देखो मैंने यहाँ पे इंटीजर a का डिक्लेरेशन डिफरेंट किया है और इनिशियलाइज उसे डिफरेंट लाइन पर किया है, पर आप चाहे तो आप उसे सिंगल लाइन पे भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आप तो कुछ लाइंस बचा सकते हैं अपने कोड के। ठीक है, ये दोनों चीजें वैलिड है, इसलिए मैंने उसे b को लिखा है। Okay. क्लियर है? Yes, sir. ओके ओके, उसके बाद अब पोस्ट की बात करते हैं। मैंने पोस्ट यहाँ पे लिखा है, अब a प्लस प्लस मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है, क्लियर है ये? और उसके बाद मैं सिंपल a की वैल्यू को प्रिंट कर रहा हूं। अब इसे हम फिर से कंपाइल करते हैं। सक्सेसफुली कंपाइल्ड, और मैं इसे रन करता हूं। यहाँ पे ध्यान से देखना, जो वैल्यू ऑफ a है, जो इनिशियली वैल्यू है वो 1 है उसकी, एंड वैल्यू ऑफ 2 इक्वल्स वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू, उसके बाद जब मैं इसे प्री इंक्रीमेंट करता हूं। ओके, इसे मैं प्री इंक्रीमेंट दिखाता हूं ताकि आप लोगों को क्लियर हो। ओके, देखो जैसे ही मैं वैल्यू ऑफ a प्रिंट करता हूं उसे 1 प्रिंट करता है, पर जब मैं वैल्यू ऑफ प्लस प्लस a प्रिंट करता हूं तो उसने क्या किया, पहले उसने ऐड किया उस पे एक और 1 प्लस 1 2, तो उसने उसे 2 को प्रिंट किया एज पर द डेफिनेशन ऑफ प्री इंक्रीमेंट। पर जब पोस्ट इंक्रीमेंट की बारी आई तो उसने क्या किया, उसने पहले उसकी वैल्यू, ओल्ड वैल्यू को, जो भी a की वैल्यू है उसने उसे प्रिंट कर दिया, उसके बाद उसने उस पर्टिकुलर a पे इंक्रीमेंट परफॉर्म किया। ओके, इसलिए जब नेक्स्ट लाइन पे आप प्रिंट कर रहे हैं a की वैल्यू, इसलिए आपको 3 मिल रही है, क्योंकि उसने पहले उस a की वैल्यू को प्रिंट किया 2 को, उसके बाद उसने a की वैल्यू पे 1 ऐड कर दिया। ओके, तो आफ्टर दैट लाइन उसके पास क्या होगा, a की वैल्यू 3 हो चुकी रहेगी। क्योंकि देखो हुआ क्या कि जैसे उसे प्रिंट करने के लिए मिला a कि भाई मुझे a प्रिंट करना है, उसने पहले प्रिंट को प्रेफरेंस दिया कि मैं पहले a की वैल्यू को प्रिंट करूंगा, और उसने प्रिंट करने के बाद क्योंकि उसे प्लस प्लस मिल रहा है, इसलिए अब उस प्रिंट होने के बाद उसने a की वैल्यू को इंक्रीमेंट किया 1 से, क्योंकि इस लाइन से पहले a की वैल्यू इंक्रीमेंट हो चुकी है, इसलिए यहाँ पे उसने न्यू वैल्यू को, जो a की न्यू वैल्यू है वो 3 है, उसे उसने प्रिंट किया। क्लियर है ये? सर प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट में दोनों में तो +1 ऐड होता ही है, पर Then जो ये अलग-अलग क्यों? जो ड्यूरेशन ऑफ रिफ्लेक्शन है वो डिफरेंट है बेटा। देखो इसमें वो इमीडिएट रिफ्लेक्ट करता है कि मैंने ऐड कर दिया, पर इस पे वो रिफ्लेक्ट करता है लेकिन बाद में उसे इंक्रीमेंट करता है एक्चुअल में। देख रहा है? देखो
इस पर्टिकुलर लाइन को देखो, इस पर्टिकुलर लाइन पे जहाँ पे उसका आउटपुट आ रहा है उसने इमीडिएट उसे चेंज कर दिया कि ए की वैल्यू 1 थी, उसने तुरंत उसे ए की वैल्यू को 2 कर दिया। पर इस पर्टिकुलर लाइन पे उसने पहले ए की वैल्यू, जो पुरानी ए की वैल्यू थी, उसने उसे यूज किया कि भाई मेरे पास पहले पुरानी जो ए की वैल्यू है वो 2 है, और उसके बाद वाली लाइन पे जब मैं सिंपल एक ए को प्रिंट कर रहा हूं तो मुझे मिल रहा है कि ए की वैल्यू 3 हो चुकी है। क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। किसी को डाउट? ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि आपको प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट पता होना चाहिए। सर इसे n नंबर तक ऐड नहीं कर सकते? देखो हाँ, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई अब मुझे अगर कोई दूसरा ऑप्शन यूज करना है, दूसरा ऑप्शन यूज करने के लिए अगर मुझे 1 प्लस नहीं करना है, मुझे कोई और उससे बड़ी वैल्यू कोई ऐड करनी है, तो वहां पे एक और नया ऑपरेटर आता है जिसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं। ओके, वो कुछ ऐसा होता है, a प्लस इक्वल टू 5। सपोज मुझे 5 से इसे इंक्रीमेंट करना है। ओके, यहाँ पे वो 1 से इंक्रीमेंट करता था, पर मुझे उसे सपोज 5 से इंक्रीमेंट करना है कि हर बार a की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट हो, प्लस 5 हो जाए, और इसका भी फुल फॉर्म वही है, a इक्वल्स टू a प्लस 5। क्लियर है ये? और इसके साथ एक और बेनिफिट है कि आप सिर्फ ऐड नहीं कर सकते इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर पे, इस पे आप मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। a मल्टीप्लाइड इक्वल टू 5, यानी कि आप जितनी बार इस कोड को रिपीट करेंगे वो हर बार a के साथ 5 का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेगा, जस्ट लाइक a इक्वल्स टू a इनटू 5। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन यही है कि मल्टीप्लाई द वैल्यू ऑफ a with 5 and store it back, the result of that particular operation, store it back to a। कि आप उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करिए a की वैल्यू के साथ, और जो भी आपका आउटपुट आता है उसे आप वापस a पर ही स्टोर कर देना है आपको। क्लियर है? यस सर। बाकी लोगों को? यस सर। यस सर। Yes, sir. सर Yes, sir. जो वापस ए की जो वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं उसको लिखना जरूरी है, वैल्यू ऑफ ए। देखो मुझे यहाँ पे मुझे एक्सप्लेन करना था बेटा तुम्हें, कि दिखाना था कि एक्चुअल में है और कैसे उस चीजों को आपको, अगर मैं इसे शो नहीं करता तो आपको वो जो ए की इंक्रीमेंटेड वैल्यू है वो दिखती ही नहीं। क्या पता चलता आपको कि हाँ, जो देखो इन दोनों में डिफरेंस आपको तब पता नहीं चल पाता। ओके सर, यस। ओके, तो उस वजह से मुझे वहां जरूरी था कि मैं उसे दिखाऊं। सर, और कोई डाउट किसी को? सर, हाँ सर जब हम लोगों ने पहले हाँ बोलो। प्री इंक्रीमेंट को कंपाइल किया था तब भी वैल्यू ऑफ ए 1 दिखाया था, देन उसके बाद 2 दिखाया था, और अगर अपन सिर्फ 2 वैल्यूज को पोस्ट इंक्रीमेंट में लेंगे तो भी तो वो सेम ही आएगा। पहले वो दिखाएगा, उसके बाद नेक्स्ट सेकंड लाइन में पोस्ट इंक्रीमेंट दिखा देगा, तो डिफरेंस उस समय केस में कैसे पता चलेगा? तुम्हारा क्वेश्चन मैं क्लियर नहीं कर पाया, मतलब मैं पाया बेटा, एक बार फिर से रिपीट कर सकती हो? यस सर। सर मेरे को ये कहना है कि हम लोगों ने पहले जब Okay, प्री बोलो। इंक्रीमेंट का फॉर्मेट लिख के उसको कंपाइल किया ना प्रोग्राम को, तो उस समय भी वैल्यू ऑफ ए फर्स्ट टाइम दिखाया था, देन ए प्लस प्लस ए करके सेकंड वैल्यू 2 दिखाई थी, और अपन ने इसमें दोनों प्रोग्राम को साथ में कंपाइल किया है ना, तो सेकंड में 2 और 3 आया। मैं ये बोलना चाह रही हूँ अगर सिर्फ हम लोग पोस्ट इंक्रीमेंट का फॉर्मेट लिखेंगे तब भी तो वही आएगा ना, जो फर्स्ट वैल्यू और सेकंड वैल्यू, तो उस केस में कैसे पता चलता है? ट्राई करता हूँ, शायद मैं पूरा तुम्हारे क्वेश्चन तक तो नहीं पहुंच पाया, पर मैं एक काम करता हूँ। सर वो हाँ। पूछ रही है कि दोनों को अलग अलग करने पे कैसे हम समझेंगे कि उन दोनों का डिफरेंस क्या है, प्री इंक्रीमेंट को अलग करने पे और पोस्ट इंक्रीमेंट को अलग करने पे। वेरी गुड। यस अमिता। चलो ओके, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैंने वहां से जो मेरा प्री इंक्रीमेंट है उसे मैंने रिमूव कर दिया। ओके, मैंने उसे कमेंट कर दिया, दैट मींस अब कंपाइलर उसे रीड नहीं करेगा। ठीक है, मैं सिर्फ पोस्ट इंक्रीमेंट को यूज कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम पे। क्लियर है ये? अब हम इसे डिफरेंस को चेक करते हैं कि कैसे हम जानेंगे कि क्या वैल्यू उसमें चेंज हो रही है। मैंने उसे कंपाइल किया और मैंने यहाँ पे रन किया।
देखो अब यहाँ पे जो वैल्यू इनिशियल वैल्यू जो ऑफ 1 है, इनिशियल वैल्यू ऑफ ए है वो 1 थी। ओके, अब वैल्यू ऑफ ए जो वो प्रिंट कर रहा है वो अभी भी 1 कर रहा है। देखो उसके पास क्योंकि यहाँ पे पोस्ट है तो उसने क्या किया, उसने पहले ओल्ड वैल्यू ऑफ ए, उसके पास ए की वैल्यू क्या थी 1, उसने 1 को प्रिंट किया। पर इस पर्टिकुलर लाइन के बाद क्योंकि इस पर्टिकुलर यहाँ तक उसने प्रिंट कर दिया ए की वैल्यू को, उसके बाद उसे मिल रहा है प्लस 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 प्लस। तो उसने क्या किया, ए की वैल्यू पे इंक्रीमेंट परफॉर्म किया, और जैसे ही वो इंक्रीमेंट करता है ए पे, ए की वैल्यू 2 हो जाती है, और जब नेक्स्ट लाइन पे उसके आफ्टर दैट मैं जब उसे प्रिंट करता हूँ ए की वैल्यू तो 2 प्रिंट होता है। आई थिंक अब क्लियर होगा। यस सर, थैंक यू सो मच। ये वेलकम बेटा। एक बार पोस्ट इंक्रीमेंट को कमेंट कर दीजिए और प्री इंक्रीमेंट को एक बार रन कीजिए ना प्लीज। ओके, अपन वो भी ट्राई करते हैं। सर उससे पहले 1 मिनट सर। हाँ बिल्कुल। सर हम जब पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो उसके बाद हम दोबारा से ए का वैल्यू प्रिंट क्यों कर रहे हैं? प्री इंक्रीमेंट में तो हम लोग को दोबारा वो चीज करना नहीं पड़ता था। बेटा अभी हम यहाँ पे देखना चाहते हैं कि वैल्यू एक्चुअल में चेंज हुई भी है कि नहीं हुई है। एक्चुअली हमें दिखना चाहिए ना कि हाँ वो वैल्यू चेंज हो रही है। अगर मैं तुम्हें ये वाला लाइन प्रिंट नहीं कराता तो यकीन मानो तुम्हें पता चलेगा कि प्री इंक्रीमेंट या पोस्ट इंक्रीमेंट ने कोई चीज परफॉर्म की है या पोस्ट इंक्रीमेंट ने कुछ किया है, वो पता ही नहीं चलेगा। देखो मैं जस्ट इसे प्रिंट कर रहा हूं, इसने वहां पे वैल्यू प्रिंट किया एंड वैल्यू ऑफ, ऐसे बोलोगे कि वो पोस्ट इंक्रीमेंट काम कर भी रहा है कि हाँ वैल्यू ऑफ ए 2 हो रही है, वो ऐड कर रहा है आफ्टर दैट लाइन। यस सर। ठीक है, तो भाई तुम्हारे पास प्रूफ होना चाहिए कि वैल्यू को इस लाइन के बाद वो इंप्लीमेंट कर रहा है, तो ऑब्वियसली प्रिंट पर्टिकुलर लाइन के बाद पे। सर आपकी वॉइस लैग हो रही है। मेरे पास कोई प्रूफ? हाँ इंटरनेट का इशू है सर। योर वॉइस इज लैगिंग सर। ये समझ नहीं आ रहा। और प्री को मैं ऑन कर, हाँ पता ओके 2 प्रिंट किया ना कि 1। ओके, और पोस्ट में हमने देखा था कि पोस्ट में वो क्या करता है, वो बाद में उस पर्टिकुलर वैल्यू को इंक्रीमेंट करता है, वो पहले उस वैल्यू को यूज करता है, और जो नेक्स्ट लाइन पे मेरे को एक ही वैल्यू मिल रही है वो भी 2 ही मिल रही है क्योंकि उसने पहले ही अपडेट करके यूज किया है उसे। क्लियर है ये? और इसका ये और ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है अगर मैं इसका सीक्वेंस में चेंज कर दूं। अब जस्ट अ मिनट तुम लोग देखना, एक और इसमें बहुत, और हाँ जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं वो प्री इंक्रीमेंट को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। जस्ट इसका ऐसे कंपाइल किया मैंने और ये रन देखो, और इनिशियल है की वैल्यू प्रिंट हो रही है, जो मैं सेकंड लाइन पे मैंने इंक्रीमेंट किया है, जो वैल्यू प्रिंट हो रही है वो सीधे 3 से प्रिंट हो रही है। टू की वैल्यू आ ही नहीं रही वहां पे। हो सकता है कि आज की क्लास थोड़ी सी क्लियर ना हो, अपन इसे नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू। Yes, sir. Your voice is lagging. सर कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। वॉइस ही नहीं आ रही है। वर्ड ही समझ नहीं आ रहा, बहुत